नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सट में हमारे साथ देश के वरिष्ठ राजपुरुष, जो कि इस देश के विदेश मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और जो बोलते हैं वो सुनने के लिए पूरी दुनिया तैयार रहती है। हमारे भारतीय जहां पर बसे हैं, हमारे दर्शक देश में और विदेश में भी उनको सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, क्योंकि आप तथ्यों के आधार पर क्या कह रहे हैं वो जानने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहते हैं। क्योंकि आपका इस उम्र में भी 90 के हो गए, इस उम्र में भी आपका मिजाज जो है वो उसमें कोई फर्क नहीं आया। आप आईएएस अधिकारी भी रहे, आप राजनेता भी रहे, और आपने हमेशा स्वाभिमान बनाए रखकर काम किया। जिस क्षेत्र में आप रहे उसी क्षेत्र में आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जुग जुग के सलाम करते हैं। वॉशिंगटन से कुछ आदेश आते हैं, कुछ जेरूसलम से आदेश आते हैं। सर, वो जेरूसलम से उनको निमंत्रण आया, उसका कार्यक्रम वहीं से घोषित होता है, हमारे यहां से नहीं। वॉशिंगटन से अपना ट्रेड डील घोषित होता है। आज फिर एक और 126% टैरिफ लगाने की बात भी वहीं से आई है कुछ चीजों पर। तो साहब तो बोलते नहीं है। अब होने क्या जा रहा है? एब्सेंट फाइल उनको परेशान कर रही है। विरोध में मान लीजिए कि युवा कांग्रेस के कुछ बच्चे एआई समिट के सामने खड़े होकर, कपड़े तो पहने हुए थे, केवल टी शर्ट पर आपका शब्द प्रयोग उन्होंने मेरे ख्याल से वो सिंबलाइज किया था, कॉम्प्रोमाइज पीएम। तो इनको बहुत बुरा लगा, तो उनको टेररिस्ट एक्ट के तहत उनके खिलाफ ये मुकदमे दायर कर लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में सर, इस देश का क्या हो रहा है? और विदेश में ये जाके बार बार जाके इजराइल क्यों जा रहे हैं? क्योंकि 2017 में इजराइल गए थे, एप्सिन की सलाह पर गए थे। ऐसा पुरी के साथ जो कम्युनिकेशन हुआ, जो कि उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी तक उनको हटाया भी नहीं है। शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी। तो आज आपके विचार क्या हैं इस पर, ये जानने के लिए हम सब उत्सुक हैं। सिन्हा साहब, आपका फिर से एक बार सीधू ने सट में स्वागत है, और आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद हरि भाई। आप जानते हैं कि आपके कार्यक्रम में भाग लेकर आपके दर्शकों से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। तो एक बार आपने फिर मुझे मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी इजरायल गए, क्यों गए ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आप जानते हैं कि वो पूरा क्षेत्र अशांत है, बल्कि भारत ने स्वयं अपने नागरिकों को कहा है कि ईरान से जल्दी जो भी साधन उपलब्ध हों उसको पकड़कर बाहर भागो, ईरान छोड़ो। क्योंकि कभी भी इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। जी। और यहाँ पर ये भी मैं स्पष्ट कर दूं कि इजराइल और अमेरिका एक ही है। उन दोनों की राजधानियां अलग अलग हैं, लेकिन वो दोनों एक हैं और दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। खास करके दूसरे देशों के साथ जो रिश्ते उनके हैं उसको लेकर। तो अचानक मोदी जी इजराइल चले गए इस अशांत वातावरण में। अगर वो गए होते इस बात के लिए कि भाई वहां पर शांति स्थापित की जाए, किसी तरह इजराइल अमेरिका को मनाया जाए कि ईरान के ऊपर आक्रमण मत करो, ईरान भारत का सच्चा दोस्त रहा है दशकों से, तो बात समझ में आती है। लेकिन ऐसा वो करने के लिए गए नहीं है। ही इज नॉट ए पीस मेकर। तो क्यों गए? अब इतने भागा भाग में क्यों गए, इतनी जल्दीबाजी में क्यों गए? कहीं से कोई आदेश आया क्या कि सीधे तुम हमसे बात नहीं कर सकते हो? क्योंकि वो तो ट्रम्प को अवॉइड कर रहे हैं।
ट्रम्प के सामने वो आना नहीं चाहते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या बोल देगा, तो इसलिए ट्रम्प के प्रॉक्सी के पास जाकर बात करो। मेरी जो समझ है हरि भाई, उसके अनुसार मोदी जी इजराइल भागे भागे जल्दीबाजी में इसलिए गए हैं क्योंकि वहां नेतन्याहू के मार्फत वो ट्रम्प को कुछ, अमेरिका को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, और इसमें नेतन्याहू से उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता था, इसलिए गए हैं। कुल 35 घंटे ही वहां रहेंगे। मैं आशा करता हूं कि सुरक्षित वापस लौट आएंगे वहां से। उसके पहले अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि तब और भी सुरक्षा हो जाएगी वहां पर। लेकिन केवल द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करने के लिए इस वातावरण में वो इजराइल जाएं, ये बात समझ में नहीं आती है। सही बात। लेकिन मोदी जी का एक, आप जानते हैं कि देश में जनता उनके साथ हो या ना हो, एक वर्ग उनके साथ बहुत जोर से है और वही रिपीट करता है जो मोदी जी उनसे कहते हैं रिपीट करने के लिए, और वो है गोदी मीडिया। तो गोदी मीडिया छाया हुआ है कि मोदी जी गए, मोदी जी ने ऐसे फतेह कर दिया, नेतन्याहू प्रोटोकॉल तोड़ के दोनों पति पत्नी आए मोदी जी की का स्वागत करने के लिए, और जैसा आपने कहा कि उनकी पत्नी भगवा ड्रेस में आई तो ये सब नौटंकी वहां चल रहा है। लेकिन नौटंकी के पीछे ये डोम नहीं है जो इजराइल का एक, जो कहते हैं ना कि एक प्रोटेक्टिव डोम है जिसके अंदर कोई चीज जा ही नहीं सकती है। वो तो हम लोगों ने देखा कि डोम काम नहीं आया, जबकि कुछ दोनों के बीच में झड़प हुई थी ईरान और इजराइल के बीच में। तो इजराइल के जो मिसाइल्स थे वो डोम को क्रॉस करके अंदर चले गए थे। तो डोम, और अचानक भारत के ऊपर कौन सा खतरा आ गया? क्या पाकिस्तान अटैक करने वाला है? क्या चीन अटैक करने वाला है? कौन अटैक करने वाला है कि मोदी जी को इतनी जल्दीबाजी में जाना पड़ा इजराइल, और डोम की बात करने के लिए जाना पड़ा कि वो प्रोटेक्टिव शील्ड जो है वो आप हमको भी दो। ये गोदी मीडिया के अनुसार और सरकारी बयानों के अनुसार ये बताया जा रहा है कि इसके लिए मोदी जी गए हैं इजराइल। इसके लिए मोदी जी इजराइल नहीं गए हैं। मोदी जी को या तो कोई आदेश ट्रम्प की तरफ से आएगा नेतन्याहू के मार्फत, लेकिन मैं इसको डिसमिस करता हूं क्योंकि ट्रम्प तो डायरेक्ट आदेश देगा मोदी जी को, और मोदी जी उसका पालन करेंगे। तो इसलिए नेतन्याहू के थ्रू मोदी जी ही ट्रम्प के लिए कोई मैसेज भेजना चाहते हैं कि हे महाप्रभु, अब हमको माफ कर दो, अब जो कहोगे वो मैं करूंगा तुम्हारे लिए। और नेतन्याहू ये मैसेज देंगे ट्रम्प को, और उसके बाद देखा जाए क्या होता है। जी। तो ये कारण हो सकता है मोदी जी के भागे भागे अचानक इजराइल जाने का। सर, हमारी पैलेस्टीनी पॉलिसी जो रही परापूर्व से, उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करके एक टेररिस्ट कंट्री, यानी इजराइल को हम तो टेररिस्ट कंट्री मानते हैं क्योंकि वो कहीं भी कैसे भी वो हमला कर देता है, यानी हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनके साथ। मेरे ख्याल से नरसिंह राव की सरकार के समय बने, मगर पैलेस्टीन पॉलिसी उसका खुला उल्लंघन, और यूनाइटेड नेशंस में हमारे देश यानी दुनिया के देशों ने जो समर्थन किया गाजा का, उसमें हम तो अलग थलग रह गए। ऐसी स्थिति में हम कहां हैं? देखिए, पैलेस्टाइन की बात आपने उठाई। इजराइल का निर्माण कब हुआ? इजराइल एक मुल्क कब बना? द्वितीय महायुद्ध के बाद। राइट। द्वितीय महायुद्ध के बाद इजराइल एक मुल्क बना। द्वितीय महायुद्ध के बाद क्या परिस्थिति बनी थी? परिस्थिति ये बनी थी कि कुछ विजेता मुल्क थे
जिन्होंने एक तरह से दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया था जर्मनी और इटली को हराने के बाद। और उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया में जो चाहा वो किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद उसी में उन्होंने इजराइल नाम का मुल्क भी बनाया। अब ये सही है कि इतिहास में कभी 2000 साल पहले वहां लोग रहते होंगे जो यहूदी होंगे, लेकिन वहां से वो बिखर कर पूरी दुनिया में फैल गए थे। डायस्पोरा इसी का नाम है जी। तो उसके बाद जबरदस्ती एक अरब देश में इजराइल नाम का मुल्क बना देना, और वो भी उस मुल्क को पूरी तरह से इस बात की आजादी देना कि तुम जो चाहो करो। अब ये केवल अभी जो गजा में हुआ है वही नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाल के दिनों में इजराइल ने एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में काम किया है, स्टेट टेररिज्म किया है। जिस तरह लोगों को मारा है, बच्चों को हताहत किया है, अस्पतालों के ऊपर आक्रमण किया है, वो कोई अमानवीय राज्य या स्टेट ही कर सकता है। कोई सभ्य समाज का स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। जी। हमने उसकी भर्त्सना नहीं की। सबसे पते की बात जो है वो ये है कि हमने इजराइल की भर्त्सना नहीं की, और बराबर से एक जो हमारी नीति चली आ रही थी कि पैलेस्टाइन एक अलग राज्य बने जैसे इजराइल बना, और वहां पर अरबों को पूरी स्वायत्तता मिले। ये आज से नहीं, महात्मा गांधी के टाइम से ये पॉलिसी चली आ रही है और भारत अटल की। जी ने भी वही उसका समर्थन अटल किया अटल जी ने भी उसी का समर्थन किया। और जब आप मैं, विदेश मंत्री थे। हाँ, मैं आपको बताऊं कि उस समय इजराइल के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए। पहली बार इजराइल का कोई प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आया। अटल जी भागे भागे इजराइल नहीं गए, लेकिन इजराइल का प्रधानमंत्री आया भारत। ठीक है, आया। 75 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट मेरी उसकी द्विपक्षीय बातचीत हुई। क्योंकि आप जानते हैं परंपरा यह है कि कोई जब राष्ट्राध्यक्ष आता है तो सबसे पहले देश का विदेश मंत्री उनके ऊपर कॉल करता है, उनसे डिटेल में बातचीत करता है। तो 75 मिनट हमारी उनकी बातचीत हुई, जिसमें मैंने उनको समझाया कि हमारी जो परंपरागत नीति है पैलेस्टाइन को लेकर, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इजराइल को अच्छा लगे या बुरा लगे उसकी हमें चिंता नहीं है, लेकिन हम उसको बदलेंगे नहीं। और ये मैं समझाता रहा उनको उस लंबी बातचीत में, और क्यों नहीं करेंगे ये बताया। लेकिन मोदी जी जब से आए हैं तब से उन्होंने इस नीति को पूरी तरह से हेन देन कर दिया है, परिवर्तित कर दिया है। और अब वो इजराइल के इस तरह गले मिल रहे हैं, गले पड़ रहे हैं, उसमें पैलेस्टाइन कहाँ है? बेचारे अरब जिनके ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है वो कहाँ है? मैं जब विदेश मंत्री था तो मैं एक बार गया सीरिया। वहां पर जो गोलान हाइट्स है, जो पानी का स्रोत है पूरे इलाके में, वहीं से पहाड़ का इलाका है, वहीं से पानी जाता है, उसके ऊपर इसराइल ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और कब्जा करके छोड़ा ही नहीं। तो इसराइल ने क्या किया है? इसराइल धीरे 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 करके उसने अपने जो भूभाग उसके अंतर्गत हैं, उसके कब्जे में है, उसको बढ़ाया है, और वहां के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर अपना कब्जा जमाया है। और दुनिया की बात को नकारते हुए, सिक्योरिटी काउंसिल की बात छोड़ दीजिए, यूएन जनरल असेंबली में अनेक बार इसराइल के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए हैं कि भाई ऐसा मत करो, लेकिन इसराइल ने कभी वो बात मानी नहीं। तो इसराइल बिल्कुल मनमानी करता रहा है, किसी की बात नहीं सुनता रहा है, और उसको अमेरिका का पूरा समर्थन है। और इसलिए इसराइल जो है वो एक रोग स्टेट की तरह आज व्यवहार कर रहा है। और उससे गले मिलने के लिए, उससे प्यार मोहब्बत जताने के लिए
महामानव वहां जा रहे हैं और अभी जा रहे हैं, आज के दिन जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा डोम वहां से अपने साथ लेकर आएंगे। उसके बाद भारत एक सुरक्षित देश हो जाएगा और चीन और पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वहां के अखबारों ने ये लिखा सर कि पहले जो एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं उसकी फाइलें एक्सचेंज करेंगे। वो $10 बिलियन से भी ज्यादा के वो एग्रीमेंट है, डिफेंस वगैरह से रिलेटेड है। ये है, पिछली बार गए थे तो $10 मिलियन का कुछ था वो, मगर इस बार तो आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया है। और वैसे भी हमारी साइबर सिक्योरिटी इजराइल की कंपनियों को दे रखी है, यानी देश की, उनके लिए। और डाटा जो है वो अमेरिकी कंपनियों के हवाले किया है, अदानी अंबानी के सहयोग में। तो अब देश के हित की बात ही नहीं सोचते हैं मोदी जी। अब किया क्या जाए? और राहुल उनको परेशान कर रहा है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इजराइल ने भारत को पेगासस दिया है। पेगासस जो जासूसी का यंत्र है वो इजराइल ने भारत को दिया। मोदी जी ने धड़ल्ले के साथ उसका दुरुपयोग किया है। और ये सूचना किसके पास है कि धड़ल्ले से उसका दुरुपयोग किया है? इजराइल के पास है और अमेरिका के पास। हाँ, तो इसलिए मोदी जी जो झुकते हैं इन दोनों देशों के सामने, वो यही कारण है कि जिस दिन वो देश चाहें इनको पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। और इसलिए वो नहीं चाहते हैं और इसीलिए वो भागे भागे गए हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक और एडिशनल कारण उसका जो है वो ये है कि वो नेतन्याहू के मार्फत ट्रम्प को कोई मैसेज देना चाहते हैं कि बहुत हो गया, आप हमको बख्श दो। मगर ट्रम्प तो मानते नहीं। एप्सिन नहीं, फाइल ट्रम्प की नहीं, बात आती है तो साहब परेशान हो जाते हैं, पूरी को हटाते नहीं। नहीं वो हटाएंगे नहीं ना। इतने दिन से देखिए, एक वहां जो ब्रिटेन का एम्बेसडर था यूएस में, वॉशिंगटन में, लॉर्ड मेंडलसॉन की क्या नाम था उसका, हाँ, उसको तो उनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार भी हो गया। दूसरे देशों में इंक्वायरी हो रही है। भारत ही एक ऐसा देश है कि सारे खुलासों के बावजूद हम खामोश बैठे हैं। और उसमें एप्स्टीन फाइल्स में जिसका नाम बार बार आया है उसको आज भी मंत्री पद पर बैठाए हुए हैं। आखिर ये जो महाशय हैं हरदीप सिंह जी पुरी, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं तो प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? इससे और क्या सबूत देश को चाहिए उनके गलत कारनामों के बारे में? लेकिन वो मोदी जी इसलिए नहीं लेंगे उसका इस्तीफा क्योंकि हो सकता है कि हरदीप पुरी भी मोदी जी के राज छुपाए बैठा हुआ हो और उससे भी वो डर रहे हो कि कहीं उसने खोल दिया राज तो फिर मेरा क्या होगा। दिक्कत और एक ही जगह नहीं है ना। ट्रम्प ने तो दिक्कत, कहा है कि मैं इनका राजनीतिक करियर बर्बाद कर सकता हूं, मगर करूंगा नहीं। हाँ करूंगा नहीं, ऐसा कोई कह सकता है? एक एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ऐसा कह सकता है कि मैं चाहूं तो उसका करियर जब चाहूं खत्म कर दूं? तो उसके पास कुछ है ना जिससे इनका करियर खत्म होगा। सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि वो इनका करियर खत्म करने की स्थिति में है। और वो तो जानता ही है, मोदी जी भी जानते हैं कि वो जानता है। तो इसलिए जैसा हम लोगों ने पहले भी बात करी है कि मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और मोदी जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है कि प्रधानमंत्री देश का स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए उसको फ्रीडम होनी चाहिए ना। अगर वो दबाव में निर्णय लेगा तो फिर कौन सी बात बनेगी? तो क्या भारत देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए
जो विदेशों के इशारे पर और खास करके इजराइल और अमेरिका के इशारे पर देश को चलाएगा, जाहिर है उसका उत्तर है एक बहुत बड़ा नो। यस, सही बात है, सही बात है। मगर सर, अंत में मैं ये कहूं कि ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, एक भारत की राजनीति में आपने देखा होगा शुरू से, जब से हमारे देश में चुनाव हुए, कि राजनीति में जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किसके साथ जुड़ते हैं, किसकी शरण में जाते हैं? वो उसकी शरण में जाते हैं जो उनको चुनाव जिताकर विधानसभा में या लोकसभा में भेज सकता है। जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भरोसा है कि मोदी हमको चुनाव जिता के भेज देगा आगे, तब तक वो चिपके रहेंगे मोदी में। जिस दिन उनका ये भ्रम टूट जाएगा कि अब मोदी के साथ हम चुनाव नहीं जीत सकते हैं, उस दिन भाजपा बिखरना शुरू हो जाएगी, जैसे दूसरे दलों में भी हुआ है। तो इसलिए हमको उस दिन का इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब मोदी जी की ये जो क्षमता है कि वो वोट आपको दिलवा कर जिता सकते हैं, वो क्षमता खत्म हो जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या दुर्गति हुई भारतीय जनता पार्टी की, आप जानते हैं। हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो 63 सीटें ना हारे, तो वो जीत हुई कि हार हुई? हार हुई। 2 बैसाखी पर खड़े हैं, वो बैसाखी जब चाहे तो धोखा दे सकती हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो चिपके हुए हैं मोदी जी के साथ। तो ये भी एक पहलू है जो देश के लिए खतरनाक पहलू है। सर, ये भ्रम जितना जल्दी टूट जाए और ये टूटने के कगार पर है, तो वो दिन जल्दी आए तो देश का कुछ कल्याण हो। आशा करते हैं कि आपने जो कहा वो सही साबित हो और आने वाले दिनों में ही इसका इलाज हो जाए तो देश की जनता खुश होगी, लोकतंत्र बचा रहेगा और मेरे ख्याल से संविधान भी बचा रहेगा। वरना ये लोग न संविधान को मानेंगे न लोकतंत्र को मानेंगे, वो ठोक तंत्र में ही विश्वास करते हैं। ये बात तो अब हम जानते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।